अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस सेंस यूट्यूब चैनल। आज का हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 2 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 2 वायरसेस को स्टार्ट करेंगे और उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वायरसेस के बारे में बेटा आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सिर्फ उसकी ब्रीफ हिस्ट्री पढ़नी है कि वो इंट्रोड्यूस कैसे हुआ था, उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, वायरसेस होते क्या हैं, ये चीज़ें बस हमने आज के लेक्चर के अंदर पढ़नी होंगी। उसके करेक्टरिस्टिक्स, शेप, स्ट्रक्चर, ये सब कुछ हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ उसकी हिस्ट्री पढ़नी है और उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करना है ताकि आपको इंट्रोड्यूस हो सकें कि वायरसेस होते क्या हैं। सबसे पहले तो बेटा ये टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान है, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। वायरसेस सिर्फ दिखने में मुश्किल लग रहे हैं, मतलब आप अपनी बुक को खोलते होंगे तो यकीनन बहुत सारी कॉम्प्लेक्स सी टर्म्स आपको नज़र आती होंगी और बहुत सारे अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स नज़र आते होंगे, लेकिन ये सब कुछ बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले बेटा वायरसेस के बारे में पहली बात आ जाती है कि तकरीबन 1 सेंचुरी पहले, यानी कि 1700s 1800s, इस टाइम के अंदर वायरसेस का जो टर्म थी ना, वो बेसिकली उसका मतलब एक ही लिया जाता था और वो था पॉइजन। यानी कि कहा जाता था कि वायरस तो है ही पॉइजन, अगर किसी को वायरस हो जाएगा तो उसकी डेथ तो होनी ही होनी है। यानी कि उसको एसोसिएट कर दिया गया था डिजीज़ और डेथ के साथ। जबकि अगर हम लोग आजकल के ज़माने में देखें ना, तो वायरसेस के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। अगर उसकी बहुत सारे लॉसेस हैं तो बहुत सारे फ़ायदे भी हम वायरस से हासिल कर सकते हैं। कैसे हासिल कर सकते हैं ये हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन ये हमें आजकल पता है कि वायरस के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तकरीबन 1 सेंचुरी पहले अभी इतनी ज़्यादा साइंस ने तरक्की नहीं की थी, तो लोगों को ये नहीं पता था कि वायरसेस के फ़ायदे भी हो सकते हैं। उनको लगता था कि वायरस सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉइज़न है और उससे हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान ही उठाएंगे। द प्रेजेंट नोशन ऑफ वायरस इज़ एंटायरली डिफरेंट। Now viruses are recognized as particles of nucleic acid often with a protein coat। तो आजकल हम वायरस को इंटायरली डिफरेंट तरीके से देखते हैं और आजकल वायरसेस जो है ना, वो बेसिकली हम उनको क्या समझते हैं कि जस्ट वो एक न्यूक्लिक एसिड होते हैं जिनके बाहर एक प्रोटीन कोट लगी हुई होती है, तो ये हमारे पास एक वायरस बन जाता है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है। अच्छा, वायरसेस जो होते हैं ना, इनके कुछ करेक्टरिस्टिक्स और भी हैं, जैसे कि वायरसेस जो हैं वो ए सेलुलर एंटिटीज़ होते हैं। ए सेलुलर से मुराद ये है कि वायरस के अंदर ना सेलुलर सेल जो अंदर कॉम्पोजिशन होती है ना, सेल किस तरह का होता है, सेल के अंदर होता है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये सब कुछ जो है ये वायरसेस के अंदर प्रेजेंट नहीं है। इसी वजह से हम वायरस को कहते हैं कि ये ए सेलुलर चीज़ें होती हैं, ए सेलुलर एजेंट्स होते हैं जो कि डिजीज़ को कॉज करते हैं। सेकंड बात आ जाती है कि वायरसेस जो हैं वो पैरासाइट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा वायरसेस जो हैं, एक बात वायरस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं अब आपको बताने लगी हूँ, वो यहाँ नीचे मैं आपको लिख के भी दे दूँगी। उस बात को आपने हमेशा याद रखना है, वायरसेस को समझने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो लाइन ये है कि वायरसेस लिव ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग। बॉर्डर लाइन क्या होती है बेटा? जैसे पाकिस्तान और इंडिया, उनके बीच में एक बॉर्डर है। आप बॉर्डर से इस साइड पे हो जाएंगे आप इंडिया में होंगे, बॉर्डर से इस साइड पे हो जाएंगे तो आप पाकिस्तान में हो जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा कि बॉर्डर जो है वो इंटायरली पाकिस्तान का है या इंटायरली इंडिया का है, वो दोनों का है, बीच का है। इसी तरह जो वायरसेस होते हैं ना, वो भी लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन के ऊपर मौजूद होते हैं। यानी कि वो हम कह सकते हैं कि लिविंग भी है और हम ये भी कह सकते हैं कि वो नॉन लिविंग भी है। अब हम इस तरीके से क्यों कहते हैं? देखें बेटा, जब वायरस होता है ना, वो जब तक सेल किसी होस्ट के ऊपर नहीं अटैच होता तब तक वायरस जो है वो नॉन लिविंग होता है। लेकिन जैसे ही कोई वायरस किसी होस्ट के साथ अटैच हो जाएगा तो उसको मैकेनिज़्म मिल जाएगा, उसको होस्ट मिल जाएगा, वो उससे फ़ायदा लेगा, अपना मैकेनिज़्म चलाएगा। तो जैसे ही उसको होस्ट मिलेगा, वायरसेस जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी तरह एक्ट करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर होस्ट उसको नहीं मिला तो आपके पास भी वायरस पड़ा रहे, वो आपको किसी तरीके से भी अफेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जिस तरह से आप उसके कांटेक्ट में अगर आ गए तो बस उसके बाद उसने आपका सत्यानाश कर देना है। तो ये वायरसेस के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी और ये यहाँ पे लिखा हुआ है इस आपकी बुक के लाइन के अंदर कि दे रेप्लिकेट इन लिविंग सेल्स एंड कॉज मैनी डिजीजेस। जैसे मैंने अभी बताया है कि उसको होस्ट चाहिए होता है, जब तक होस्ट नहीं होता तब तक वो नॉन लिविंग होता है, और जैसे ही उसे होस्ट मिलेगा वो उसके साथ अटैच होगा, उसकी बॉडी के मैकेनिज्म यूज़ करेगा और अपना नंबर जो है वो इंक्रीज़ कर लेगा। नेक्स्ट, इस पूरे पैराग्राफ के अंदर से ये 2 लाइन्स जो हैं ये कुछ इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाली लाइन है, द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरसेस इज़ नोन एज वायरोलॉजी। इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ। बेसिकली यहाँ पे आपको एक छोटा सा एमसीक्यू दिया गया है कि जो ब्रांच वायरसेस की स्टडी को डील करेगी उसको हम कहेंगे वायरोलॉजी। इसको आपने एमसीक्यू के तौर पे याद रखना है। और इसके अलावा एक और एमसीक्यू जो आपने याद रखना होगा वो ये रखना होगा कि वायरसेस की जो टर्म थी ना, उसको हम लोग ने किसके साथ एसोसिएट किया हुआ था?
पॉइजन या फिर डेथ के साथ। नेक्स्ट बेटा आ जाता है द वर्ड वायरस इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड वेनम। जो वायरस का वर्ड है ना वो उसका नाम वायरस रखा किस तरह गया। बेसिकली लैटिन में एक वर्ड था वेनम जिसका मतलब होता था पॉइजनस फ्लूइड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले ज़माने के जो लोग थे वो वायरस को एक पॉइजन मानते थे और उनका ख्याल यही था कि वायरस है तो इसका मतलब है ये पॉइजन है, जहरीला है और इसने मार ही देना है। तो इसीलिए वायरस का जब नाम रखा गया ना तो उसका नाम वेनम से निकाल के पॉइजनस फ्लूइड, क्योंकि वेनम का मतलब था तो उसका नाम वायरस रखा गया वेनम के ऊपर। इट कैन बी डिफाइंड एज नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज़ विच कैन कंटेन आइदर RNA और DNA। ये बात मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि वायरसेस नॉन सेलुलर होते हैं या फिर ए सेलुलर होते हैं, यानी कि उनके अंदर सेलुलर एंटिटीज़ नहीं मौजूद होती। जिस तरह का सेल का मेकअप होता है उस तरह का वायरस का मेकअप नहीं होता, इसीलिए वो सेल नहीं होते, वो जस्ट एक और ही कोई चीज़ होते हैं। विच कंटेन आइदर RNA और DNA, उनके अंदर DNA होता है या RNA होता है। ये मैंने आपको पीछे ड्रॉ करके भी दिखाया है। नॉर्मली इंकेस्ड इन द प्रोटीनेशियस कोट, ये भी पीछे ड्रॉ करके दिखाया है कि RNA और DNA के बाहर एक कवरिंग होती है, उसको हम कहते हैं प्रोटीन कोट। एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन द लिविंग सेल्स, ये बात भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। Viruses utilize the biosynthetic machinery of the host for its own synthesis and then transfer themselves efficiently to the other cells। तो viruses बेसिकली क्या करते हैं, जब वो अपने होस्ट के साथ अटैच हो जाते हैं उसके बाद, क्योंकि उनके अपने पास तो कोई सेल थे नहीं, तो उनके पास तो कोई मशीनरी नहीं है कि वो किसी तरीके से अपनी न्यूट्रिशन को या अपनी रिप्रोडक्शन को, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करें। इसीलिए जो वायरसेस होते हैं ना वो अपने होस्ट की मशीनरी को इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए से वो अपना नंबर इंक्रीज़ करते हैं और फिर दूसरे सेल्स के साथ जाके वो अटैच हो जाते हैं। अब जो नीचे वाला पैराग्राफ है यहाँ से हमारे पास हिस्ट्री शुरू हो रही है। ऊपर हमारे पास एक ब्रीफ सा इन्फॉर्मेशन थी कि वायरस होता क्या है, वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। आगे फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि वायरसेस के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। फ़िलहाल हम लोग जो हैं वो अब हिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं। इस पैराग्राफ से रिलेटेड मैंने आगे कुछ स्लाइड्स बनाई हैं जिनके अंदर मैंने कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। उन की पॉइंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और हिस्ट्री इंशाल्लाह हमें समझ आ जाएगी। जैसे कि सबसे पहला साइंटिस्ट हमारे पास आ जाता है एडवर्ड जेनर। तो बेटा जो एडवर्ड जेनर था ना ये पहला बंदा था जिसने वैक्सीन को इंट्रोड्यूस करवाया था, वैक्सीन्स निकाली थी वायरस के लिए। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे MCQ आए कि किसने वैक्सीनेशन के प्रोसेस को इंट्रोड्यूस करवाया या दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन किसने बनाई, तो वो इन भाई साहब ने बनाई है जिनका नाम है एडवर्ड जेनर। तो यहाँ पे कुछ ये की पॉइंट्स हैं जो मैंने आपकी बुक के अंदर से निकाल के यहाँ पे इकट्ठे किए हैं और अब एक एक करके हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली बेटा एक डिजीज़ होती थी काउ पॉक्स। ठीक है, ये काउ से मतलब हमें होती थी और जो लोग होते थे ना जो दूध निकालते होते हैं गाय का, उन लोगों को अक्सर ये डिजीज़ होती थी। काउ पॉक्स में ना आपको छाले बन जाते हैं हाथों पे और आपकी जो भी बॉडी का पार्ट कांटेक्ट में आता है ना उसके ऊपर छाले बन जाते होते हैं। तो काउ पॉक्स एक डिजीज़ होती थी ना, उसकी वजह से एडवर्ड जेनर ने एक 8 साल के बच्चे को पकड़ा और उस 8 साल के बच्चे को उसने काउ पॉक्स का इंजेक्शन लगा दिया। मतलब उसने बेसिकली ये किया एडवर्ड जेनर ने कि जिस बंदे को पहले से काउ पॉक्स था उसके हाथ पे छाले बने हुए थे, एडवर्ड जेनर ने उसके हाथों के अंदर जो छाले बने थे ना उसमें से काउ पॉक्स का जरासीम निकाला और वो जरासीम उसने 8 साल के बच्चे को लगा दिया। 8 साल के बच्चे को लगाने का मकसद क्या था, उसने एक टेस्ट करना था कि क्या काउ पॉक्स के ज़रिए से मैं उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स से बचा सकता हूँ। स्मॉल पॉक्स एक और डिज़ीज़ थी जो कि उस ज़माने में हुआ करती थी और जैसे हमारा अभी रिसेंटली कोविड का एक बहुत बड़ा वास्ट किस्म का पेंडेमिक गुजरा है, उसी तरीके से जो पहले का ज़माना था उसके अंदर एक पेंडेमिक गुजरा था जो कि स्मॉल पॉक्स का था। अब स्मॉल पॉक्स एक ऐसी डिज़ीज़ थी जो हर किसी को हो जाती थी और जिसको होती थी अंडरस्टूड होता था कि उसने मर ही जाना है। बेसिकली एक वायरस था स्मॉल पॉक्स। तो एडवर्ड जेनर ने ये किया कि जिस बच्चे को उसने काउ पॉक्स उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था, उसको काउ पॉक्स के जरासीम लगाए थे, उसी बच्चे को उसने कुछ 3 हफ्तों के बाद उसने उस बच्चे को दोबारा पकड़ा और उसने उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स के जरासीम लगा दिए। यानी कि किसी आदमी को स्मॉल पॉक्स थी, उसने उसके छालों में से जरासीम निकाले, एक्सट्रैक्ट किए और उन जरासीम को उसने उस 8 साल के बच्चे को लगा दिया। ये था उसका टेस्ट। यहाँ तक उसने अपना एक्सपेरिमेंट कर लिया। अब उसको रिज़ल्ट्स चाहिए थे। तो रिज़ल्ट्स में उसको ये पता चला कि जब स्मॉल पॉक्स के जरासीम उसने उस बच्चे को लगाए हैं फिर भी स्मॉल पॉक्स की डिज़ीज़ उस बच्चे को नहीं हुई, वो इम्यून हो चुका था। इम्यून वो किस तरह हुआ है, उसने किसी एक बीमारी के जरासीम उसको लगाए और दूसरी बीमारी से जो कि उससे ज़्यादा बड़ी बीमारी थी उससे उसको बचा लिया। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के अंदर हम लोग बेसिकली किसी को किसी एक चीज़ से अफेक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से वो किसी और बड़ी मुश्किल से बच जाता है।
क्योंकि वो उसकी वजह से इम्यून हो चुका होता है। तो ये प्रोसेस होता है वैक्सीनेशन का, जिसके अंदर इंसान को हम इम्यून बना देते हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज़ से। जैसे यहाँ पे एडवर्ड जेनर ने उस 8 साल के बच्चे को स्मॉल पॉक्स से इम्यून कर दिया। इसी वजह से जब उसको स्मॉल पॉक्स के जो जरासीम थे उन्होंने टच किया, तब भी उस बच्चे को स्मॉल पॉक्स की डिज़ीज़ नहीं हुई। और बाद में फिर बहुत सारे आवाम को आहिस्ता आहिस्ता करके वो वैक्सीन लगाई गई, जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स का दुनिया से ख़ात्मा हो गया था। तो यहाँ पे एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वैक्सीनेशन जो होता है वो वर्ड कहाँ से आया। बेटा वैका का मतलब होता है काउ, लैटिन लैंग्वेज के अंदर हम वैका काउ को कहते हैं। तो क्योंकि ये काउ बॉक्स के अंदर से फर्स्ट टाइम वैक्सीन बनाई गई, तो इसीलिए जो वैक्सीनेशन है उसके नाम को हम लोगों ने यहाँ काउ की मदद से निकाला गया है। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास आ जाता है चार्ल्स चैम्बरलैन। चार्ल्स चैम्बरलैन ने बेटा बेसिकली क्या किया था कि उसने कहा था कि पोर्सिलेन फ़िल्टर्स एक चीज़ होते हैं, ठीक है, और उन फिल्टर्स के अंदर से ना बैक्टीरिया पास नहीं कर सकता। यहाँ पे आपको एक हल्की सी इलस्ट्रेशन दिखाई गई है, इसमें आप देखें ये फ़िल्टर सा बना हुआ है। ऐसा फ़िल्टर नहीं होता वैसे, ये तो जस्ट एक एनिमेशन सी बनाई गई है आपको दिखाने के लिए, लेकिन एक फ़िल्टर होता है पोर्सिलेन का। उसके अंदर जब हम लोग इस तरह बहुत सारी चीज़ें डालते हैं ना, तो उसमें से कुछ भी पास नहीं होता। इवन बैक्टीरिया जो कि बहुत स्मॉल साइज़ है, बहुत ही माइन्यूट उसका साइज़ है, वो भी पोर्सिलेन फ़िल्टर में से पास नहीं होता। लेकिन चैम्बरलैन ने ये चीज़ नोटिस की कि रेबीज़ की बीमारी है वो उसके अंदर तो मतलब रेबीज़ की बीमारी के अंदर अगर बैक्टीरिया जो है पोर्सिलेन फ़िल्टर से पास ही नहीं हो सकता, तो रेबीज़ किस तरह हो जाता है लोगों को। इसके बारे में जब टेस्टिंग की गई तो चार्ल्स चैम्बरलैन ने ये चीज़ फाइंड आउट की कि कुछ फ़िल्टरेबल एजेंट्स होते हैं जो कि पोर्सिलीन फ़िल्टर के अंदर से भी गुजर जाते हैं, जिसके अंदर से कुछ भी पास नहीं होता वो उस फिल्टर के अंदर से भी गुजर जाते हैं। लेकिन तब तक चार्ल्स चैम्बरलैन को पता नहीं था कि वो फ़िल्टरेबल एजेंट्स क्या होते हैं। जस्ट उनको नाम दिया गया था कि कोई फ़िल्टरेबल एजेंट्स होते हैं जो कि उस पोर्सिलीन फ़िल्टर में से भी पास आउट हो जाते हैं, जहाँ से बैक्टीरिया तक भी पास नहीं हो सकता। नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट आ जाते हैं इवानोस्की। इन्होंने बेसिकली टोबैको मोज़ेक वायरस जो था उसके ऊपर स्टडी की, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन की थी, और इससे इनको पता चला था ये जो फ़िल्टरेबल एजेंट्स हैं इनके बारे में। बेसिकली इन्होंने ना एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ये किया कि एक टोबैको प्लांट की डिजीज़ थी, TMV उसको कहते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो बेटा जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है ना, उसके अंदर टोबैको प्लांट जो है वो उसके लीव्स को बीमारी हो जाती है, उसके लीव्स ख़राब हो जाते हैं, और वो प्लांट जो है ना नॉर्मल प्लांट्स की तरह से वो एक्ट नहीं कर सकता। तो ये एक बहुत बड़ी दुनिया का मसला बना हुआ था कि टोबैको प्लांट्स जो हैं उनका तो फसल ख़राब हो रही है, उनकी फसल नहीं बढ़ रही, उनका नंबर नहीं इंक्रीज़ हो रहा। तो इवानोस्की ने ये यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब वो जो एक्सपेरिमेंट इवानोस्की ने परफॉर्म किया वो इन्हीं फ़िल्टरेबल एजेंट्स को टेस्ट करने के लिए था कि ये फ़िल्टरेबल एजेंट्स होते क्या हैं और क्या इन्हीं की वजह से हमारे प्लांट्स के अंदर डिजीज़ आ रही है या कोई और रीज़न है। तो बेसिकली इवानोस्की ने क्या किया कि एक्सट्रैक्टेड सैप फ्रॉम टोबैको प्लांट विद टोबैको मोज़ेक डिजीज़। उसने उन प्लांट्स के अंदर से सैप को एक्सट्रैक्ट किया जिनको पहले से टोबैको मोज़ेक वायरस की डिजीज़ थी। फिर उसके बाद उसने क्या किया, पोर्सिलेन फ़िल्टर, अब ये यहाँ पे आपको सही नज़र आ रहा है, ये पोर्सिलेन फ़िल्टर है, इसके अंदर से उसने उस सैप को गुजारा। जब उस सैप को वहाँ से गुजारा तो बैक्टीरिया जो था वो ऊपर रह गया और नीचे फ़िल्टरेबल एजेंट आ गया कुछ। अब जो फ़िल्टरेबल एजेंट आया है जो नीचे यहाँ पे इसके पास दोबारा से सैप इकट्ठी हुई है, इसके अंदर अब इसको अंडरस्टूड है कि बैक्टीरिया इसके अंदर नहीं आया। तो इसने दोबारा से इवानोस्की ने जो ये वाला सैप इकट्ठा हुआ था वो इसने इन नए फ्रेश हेल्दी प्लांट्स के जो लीव्स थे उनके ऊपर रब किया, और उनके ऊपर रब करने के बाद उसने नोटिस किया तो हेल्दी प्लांट्स जो थे ना उनको भी TMV की डिजीज़ हो गई, यानी कि वो प्लांट्स भी ख़राब हो गए, इन्फेक्ट हो गए। तो इससे इवानोस्की को यकीन हो गया कि कुछ फ़िल्टरेबल एजेंट्स हैं जो कि पोर्सिलेन फ़िल्टर के अंदर से भी गुजर जाते हैं जहाँ से बैक्टीरिया नहीं गुजर सकता। तो इसका मतलब है कि इन प्लांट्स को जो TMV हुआ है वो बैक्टीरिया की वजह से नहीं हुआ बल्कि कोई फ़िल्टरेबल एजेंट्स की वजह से हुआ है, और इसीलिए उन्होंने उसका नाम रख दिया था फ़िल्टरेबल वायरस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं स्टेनली। स्टेनली ने क्या काम किया था कि उसने बेसिकली TMV का जो स्ट्रक्चर था ना, जो टोबैको मोज़ेक वायरस है जो कि प्लांट्स को अफेक्ट कर रहा है और जो उस पोर्सिलेन चेन के अंदर से पोर्सिलेन फ़िल्टर के अंदर से गुजर के नीचे आ गया था, स्टेनली ने उसको क्रिस्टलाइज़ किया। क्रिस्टलाइज़ करने से मुराद है कि उसका एक स्ट्रक्चर निकाल के दिखाया, लोगों को बताया कि वो चीज़ दिखती कैसी है, जो कि इतनी छोटी है कि उसके फ़िल्टर के अंदर से भी पास हो जाती है। उसको भी उसने क्रिस्टलाइज़ करके लोगों को उसका स्ट्रक्चर बताया, लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया कि ये वायरस है कौन सा जो कि आपके प्लांट्स को ख़राब करवा रहा है। तो बेटा बेसिकली ये छोटी सी एक ब्रीफ सी हिस्ट्री थी वायरसेस की।